नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अपनी फौज पर हुए सबसे बड़े हमले को पाकिस्तान ने क्यों छिपाया? अमेरिका ने समंदर में अपना 7वां बेड़ा उतारकर चीन को घेर लिया। इजरायल से अल अक्सा मस्जिद का बदला लेने के लिए तुर्की ने ईरान से हाथ मिला लिया। और राजस्थान में गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, जहां पाकिस्तान की फौज पर भीषण आतंकी हमलों की खबर आई। ये ऐसे हमले हैं जिनकी सच्चाई पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, सेना और आईएसआई छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन न्यूज 18 को ऐसे वीडियो मिले जिन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी फौज पर हुए हमलों के वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया। ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह बेदम और लाचार हो गई है, जिसे आतंकियों ने बेहाल कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल नदीम अंजुम इस वक्त चीन में है, जहां वो चीन को सुरक्षा का वादा करने पहुंचे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो ने पाकिस्तान की फौज की फजीहत करवा दी और दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान की फौज किसी को सुरक्षा देने के काबिल नहीं है, बल्कि अब तो खुद पाकिस्तान की सेना को ही सुरक्षा की जरूरत है, जो अपनी सुरक्षा भी करने के लायक नहीं है। यह वीडियो 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज चीन के एक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए जा रही थी। रास्ते में ऐसी गोलीबारी शुरू हुई कि सैनिकों के सिर पर मौत मंडराने लगी। काफी ऊंचाई से हो रही गोलियों की बौछार के बीच एक सैनिक दौड़कर झाड़ियों के पीछे पहुंच गया। बाद में बताया गया कि एक अकेला यही वो फौजी रहा जो मौत को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि इसके साथी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं निकल पाए। गाड़ी में 3 सैनिक फंसे दिखे जो एक एक कर आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुए इस हमले ने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों के पास न हथियारों की कमी है और न ही हौसलों की, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसे पाकिस्तान की सेना ने छुपाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में साफ दिखा कि गोलीबारी ने पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तान के सैनिकों के हाथ में बंदूकें तो दिखीं, लेकिन वो एक भी गोली चला नहीं पाए। जान बचाने के लिए पहले एक फौजी भागता दिखा, फिर दूसरा निकलने की कोशिश में ही ढेर होकर जमीन पर गिरा दिखा। तीसरे ने गाड़ी से निकलकर बचने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ही पलों में उसका भी खेल खत्म हो गया। अगले ही पल गाड़ी के बाईं ओर छिपे चौथे सैनिक को भी मौत ने ढूंढ लिया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस कदर लाचार है, और शायद इसीलिए वो इन हमलों से जुड़े वीडियो छुपाने में लगा था। अप्रैल में हुए एक और हमले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसके लिए एक पुल के नीचे बम लगाया गया था। पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी तो पुल से निकल गई, लेकिन दूसरी नहीं निकल पाई। इतना जोरदार धमाका हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ गायब हो गया। केवल काले धुएं का गुबार दिखने लगा। ऐसा धमाका कि गाड़ी तो क्या, पुल भी मलबे में बदल गया। धमाका ऐसा था कि गाड़ी में बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खबर है कि इस धमाके की खबर को भी पाकिस्तान ने जानबूझकर छुपा दिया। वीडियो देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स की जान इस हमले में नहीं बची, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले की खबर को ही छुपा लिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया जनरल नदीम अंजुम इस वक्त चीन में है। खबर है कि चीन की सरकार अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा का भरोसा चाहती है, इसलिए पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों को चीन बुलाया गया था। और जब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के कई बड़े अफसर चीन में हैं, उसी वक्त ये वीडियो सामने आ गए। मतलब यह कि जनरल नदीम अंजुम जिस वक्त चीन को सुरक्षा का भरोसा देने पहुंचे, ठीक उसी वक्त पता चल गया कि पाकिस्तानी फौज को तो खुद सहारे की जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार शायद इसीलिए इन हमलों की हकीकत छुपाने में लगी थी, ताकि आईएसआई और सेना की फजीहत न हो, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक लेटर भी जारी कर दिया। इस लेटर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली, साथ में एक दिन पहले क्वेटा में हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली, और ये साफ कर दिया कि वो बलूचिस्तान को आजाद करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से फिसलना लगभग तय है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही पाकिस्तानी फौज का सिरदर्द नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तालिबान का संगठन टीटीपी भी बलूचिस्तान में ही सबसे ज्यादा सक्रिय है। पिछले एक महीने में बलूचिस्तान में टीटीपी ने भी 6 बड़े हमले किए। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है, जो लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पाकिस्तान का तकरीबन 45% हिस्सा है, मतलब जमीन के आकार के मामले में लगभग आधा पाकिस्तान।
ऊपर से रणनीतिक तौर पर अहमियत ऐसी कि अगर ये कट गया तो ईरान से लगने वाला बॉर्डर खत्म, अरब सागर से लगने वाली सीमा काफी कम हो जाएगी और अफगानिस्तान का आधा बॉर्डर भी खत्म। सबसे बड़ा नुकसान ये कि ग्वादर पाकिस्तान से छिटक जाएगा और ग्वादर तक सीपीईसी को पहुंचाना चीन का सबसे बड़ा सपना है। यानी अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को नहीं बचा पाया तो वो चीन के किसी काम का नहीं बचेगा। उधर रूस ने नेटो से लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी वायुसेना ने अभ्यास तेज कर दिया। ये जानकारी रूस की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दी और एक इंटरव्यू में बताया कि रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुट चुका है, जिसकी वजह रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड है, जो अब नेटो का 31वां सदस्य और रूस का कट्टर दुश्मन है। और इसीलिए रूस की वायुसेना ने जमीन आसमान एक कर दिया। रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर तगड़ा युद्ध अभ्यास हुआ। ये जानकारी रूस की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दी और बताया कि रूस की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर खतरा है, क्योंकि रूस से 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला फिनलैंड अब नेटो में है और नेटो की सेना कभी भी रूस के पड़ोस में पहुंच सकती है। और इसी बात ने पुतिन और उनके अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अकेले फिनलैंड से तो वो जीत सकते हैं, लेकिन अगर नेटो की सेना फिनलैंड पहुंच गई तो जंग भयंकर हो जाएगी, जिससे यूक्रेन युद्ध से बदतर हालात हो सकते हैं, क्योंकि रूस की सेना अकेली 31 देशों की सेना से लड़ेगी। मुमकिन है कि परमाणु युद्ध हो जाए, क्योंकि नेटो के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने इसी वजह से रूस और फिनलैंड की सीमा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वहां युद्ध अभ्यास करके अपने हथियारों और विमानों की धार चेक की। इधर कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। के.एस. ईश्वरप्पा फिलहाल कर्नाटक के शिवमोगा से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ने से इनकार कर दिया। ईश्वरप्पा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर अपने फैसलों के बारे में बताया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साध दिया। हालांकि बीजेपी ने के.एस. ईश्वरप्पा के फैसले का बचाव किया। योगदान बहुत है पार्टी मजबूत करने के लिए। के.एस. ईश्वरप्पा ने यह फैसला कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे मंथन के बीच लिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर चीन की हेकड़ी निकाल दी है, क्योंकि उसका जंगी जहाज यूएसएस मिलियस एक बार फिर साउथ चाइना सी पहुंच गया। वो स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडराता नजर आया। ये दावा चीन ने किया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका का जंगी जहाज गैर कानूनी तरीके से साउथ चाइना सी में घुसा, जबकि ये पूरा इलाका चीन का है। अमेरिका का जंगी जहाज ऐसे समय में साउथ चाइना सी में देखा गया जब चीन वहां युद्ध अभ्यास कर रहा था। उसने ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस मिलियस को वहां चक्कर लगाने भेज दिया, जिससे समंदर में जंग की जमीन तैयार होने लगी। क्योंकि अमेरिका का जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उस समय घुसा जब चीन वहां 3 दिन तक युद्ध अभ्यास कर रहा था, जिस पर चीन तो भड़का, लेकिन अमेरिका ने इस घटना को रूटीन एक्सरसाइज बताकर चीन की हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि साउथ चाइना सी पर चीन का अधिकार नहीं है। लेकिन चीन ने अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस मिलियस के साउथ चाइना सी में घुसते ही हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले 1 महीने में दूसरी बार अमेरिका का ये ताकतवर जहाज साउथ चाइना सी घुसा। चीन ने आरोप लगाया कि इस बार अमेरिकी जहाज स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडरा रहा था और ये गैर कानूनी है। चीन इसलिए भी चिढ़ा क्योंकि वो ताइवान के आसपास 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, जिसके जरिए वो अमेरिका को उसकी हद याद दिलाना चाहता था। चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमान उड़ाए, ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला एनिमेटेड वीडियो तक जारी कर दिया। उसने ये सारा तमाशा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि बाइडेन ताइवान के आसपास अपना जहाज या विमान न भेजें। लेकिन हुआ उसकी उम्मीद से उल्टा। बाइडेन का जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के दौरान ही वहां पहुंच गया, जिससे चीन की हेकड़ी निकल गई। उसकी अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा अपना जहाज वहां भेजा और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे बता दिया कि वो साउथ चाइना सी में घुसेगा, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि प्रशांत महासागर चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन चीन अमेरिका के इस तर्क को नहीं मानता। वो इसलिए भी भड़का क्योंकि अमेरिका का यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी के स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया। स्प्रैटली आइलैंड्स के किनारे चीन, ताइवान और वियतनाम से लगते हैं और ये तीनों ही देश उसे अपना बताते हैं। लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान और वियतनाम के दावे को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पर उसका कब्जा है और अगर किसी को वहां घुसना है तो वो उसकी इजाजत लेकर वहां आए। और उसकी यही दादागिरी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, जिसकी वजह से उसके 1 महीने में दूसरी बार यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी भेज दिया और खुलकर कहा कि उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों से अमेरिका के जंगी जहाज लगातार चीन के आसपास मंडरा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो वहीं चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है और दोनों कभी भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल में खड़े हैं। लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल को सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है
और ये फिलीपींस और ताइवान के बीच है। मतलब चीन और अमेरिका प्रशांत महासागर के उस हिस्से में लड़ने के लिए तैयार हैं जो फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और इसीलिए लग रहा है कि अमेरिका और चीन किसी भी वक्त घनघोर युद्ध शुरू कर देंगे और जंग का मैदान बनेगा प्रशांत महासागर का साउथ चाइना सी, जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। साउथ चाइना सी की सीमा दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। लेकिन चीन इसे अपना कहता है और छोटे छोटे देशों के अधिकार हड़पने की फिराक में रहता है। अब तो वो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी वहां यूएसएस मिलियस भेजता है तो कभी निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे लगता है कि बाइडेन खुद चीन से लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो बार बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चेतावनी दे दी। उसने दो टूक कहा कि ताइवान का समर्थन करने वाले देश उससे दूर हट जाएं। इसके साथ ही चीन ने ताइवान की सीमा में फिर अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों को भेज दिया। हालांकि उसने 3 दिनों की ही मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था, जो एक दिन पहले खत्म हो गया। लेकिन चीन के लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान के नजदीक गरजने लगे। उसके युद्धपोत फिर से ताइवान की धड़कनें बढ़ाने लगे। दुनिया को लगा था कि चीन की ये बौखलाहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल का ही ऐलान किया था। इस दौरान उसने ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर अपने खतरनाक तेवर भी दिखाए। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी की। ताइवान की नौसेना के मुताबिक इस दौरान चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। यानी इन 3 दिनों में चीन ने वो सब कुछ किया जो किसी भी जंग को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी चीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे को भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था और चीन इसी बात पर तमतमाया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच कोई तीसरा देश आए। और अमेरिका का तो नाम लेते ही वो जैसे आपा खो देता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान का वो कवच है जिसने अब तक उसे चीन से बचा कर रखा है। इधर देश में कोरोना के मामले पिछले एक हफ्ते में करीब 80% बढ़ गए। इस दौरान 36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले एक हफ्ते के दौरान हर रोज कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना के केस एक ही हफ्ते में दुगने से भी ज्यादा हो गए, जबकि कोरोना अब देश के उन राज्यों में भी तेजी से पांव पसारने लगा है जहां एक हफ्ते पहले तक कोरोना के केस बेहद कम थे। उधर मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी। वहां सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ बीएमसी ने 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों से एहतियात के तौर पर फेस मास्क पहनने की अपील भी की, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को 328 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। सोमवार तक महाराष्ट्र में कोरोना के 4,667 एक्टिव केस दर्ज किए गए। इस बीच इजरायल से अल अक्सा मस्जिद का बदला लेने के लिए तुर्की ईरान से हाथ मिलाता दिख रहा है। ईरान तो इजरायल पर आग बबूला था ही, अब तुर्की ने भी इजरायल को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन ही घुमा दिया और उनसे इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा, ताकि जिस तरह इजरायल ने पिछले हफ्ते यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों को पीटा, उन्हें गिरफ्तार किया, उसके लिए इजरायल को सजा दी जा सके, उसे सबक सिखाया जा सके। ऐसा सबक कि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर हाथ उठाना तो दूर, उन्हें छूने की भी हिम्मत न करे। ईरान तो इजरायल का जानी दुश्मन है, ऐसे में उसका इजरायल के खिलाफ आग उगलना समझ में आता है। लेकिन तुर्की के इजरायल से ठंडे पड़ रहे रिश्ते तो पिछले साल ही पटरी पर आए हैं। दोनों गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर अपनी पुरानी दोस्ती कायम करने की कोशिश में लगे हैं। मगर फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कॉल कर दी और इजरायल के फिलिस्तीन पर होते हमलों के खिलाफ साथ आने को कहा। और ये कहकर तुर्की ने जैसे ईरान के मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ईरान भी यही चाहता है। जब से इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला है, उसी दिन से ईरान मुस्लिम देशों को इजरायल से हिसाब बराबर करने के लिए कह रहा है। वो इजरायल के दोस्त और अपने पड़ोसी अजरबैजान तक को इजरायल के विरोध में उतरने को कह चुका है। यानी ऐसा लग रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में रेड करके इजरायल ने जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसकी कार्रवाई ने ईरान और तुर्की को एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि ईरान और तुर्की एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे, दोनों में हमेशा तू बड़ा या मैं बड़ा की लड़ाई रही है।
क्योंकि तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और ईरान भी मुस्लिम देश है, मगर इसके साथ दोनों पश्चिम एशिया की बड़ी ताकतें भी हैं। इसलिए दोनों में हमेशा एक दूसरे से आगे रहने की होड़ रही है और दोनों की कभी कुछ खास नहीं बनी। लेकिन तुर्की और ईरान की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है और तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोआन तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन की अलग देश की मांग का समर्थन किया है। इसलिए ईरान और तुर्की इजरायल के विरोध में खड़े हो गए। इधर नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की। उनसे यह पूछताछ ईडी के दिल्ली दफ्तर में की गई, जहां वो अपने वकील के साथ पहुंचे थे। ईडी ने पहली बार नौकरी के बदले जमीन मामले में उनसे पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। उनके परिवार के कई सदस्यों और उनके नजदीकियों से भी नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ हो चुकी है। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए परिवार के लोगों के नाम पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दी, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग के बीच कीव में इफ्तार पार्टी दी और उसमें कसम खाई कि वो क्राइमिया को पुतिन से वापस लेकर ही रहेंगे। क्राइमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी में जुटा है और इसीलिए जेलेंस्की क्राइमिया में मौजूद मुस्लिम समुदाय को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, ताकि जब यूक्रेन बाहर से क्राइमिया में मौजूद रूसी सेना पर हमला बोले तो उन्हें अंदर से मदद मिल सके। और इसीलिए कीव में पहली बार आयोजित किए गए इफ्तार में उन्होंने क्राइमिया में मुस्लिम अल्पसंख्यक तातार समुदाय का जिक्र किया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि क्राइमिया में इस समुदाय के लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में उन्होंने क्राइमिया में पुतिन के करवाए गए जनमत संग्रह का विरोध किया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से जेलेंस्की ने इफ्तार के दौरान तातार समुदाय की बात छेड़ी, ताकि क्राइमिया में मौजूद इस समुदाय तक ये संदेश पहुंच सके कि यहूदी समुदाय से आने वाले जेलेंस्की उनके साथ खड़े हैं और इस तरह क्राइमिया को रूस से वापस पाने में यूक्रेन को मदद मिल सके। हालांकि रूस भी क्राइमिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसी वजह से उसने किसी भी बड़े हमले से निपटने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी। रूस की सेना ने क्राइमिया की सुरक्षा के लिए समंदर के किनारे ऊंची ऊंची बाड़ बना दी। पश्चिमी मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें क्राइमिया की घेरेबंदी दिखाई दी। खबर के मुताबिक क्राइमिया के उत्तरी हिस्से में समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोदे गए हैं, क्योंकि रूस को ये डर है कि यूक्रेन समंदर के रास्ते ही क्राइमिया पर हमला बोलेगा। दावा है कि इसी वजह से रूस ने समुद्र के तटों पर टैंकों की भी तैनाती कर दी है, ताकि जंग के बीच क्राइमिया पर हमला हुआ तो उसे हाथ से जाने से बचाया जा सके, क्योंकि जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि वो क्राइमिया पर जल्द बड़ा वार कर सकते हैं। इधर उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल लाया जा रहा है। इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में पिछले महीने की 26 तारीख को कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था, यानी उसे 16 दिन में दूसरी बार गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लाने के लिए यूपी पुलिस की एक टीम सुबह करीब 9:30 बजे साबरमती जेल पहुंच गई। इस टीम में एक इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल शामिल हैं। जेल से निकलने से पहले अतीक की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें वो फिट पाया गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा बताया। मारना चाहिए। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। हालांकि यूपी पुलिस ने उसे फौरन वैन में बैठा दिया। इसके बाद करीब 2:16 पर पुलिस का काफिला उसे लेकर साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ और गांधीनगर से होते हुए करीब 3:30 बजे पुलिस का काफिला गुजरात के हिम्मतनगर पहुंचा। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रयागराज लाने के दौरान अतीक अहमद वैन में करीब 1300 किलोमीटर तक का रास्ता तय करेगा, जिसके लिए उसे 22 से 24 घंटे वैन में बैठना होगा। इस बार भी यूपी पुलिस की टीम अतीक को उसी रूट से लेकर आ रही है जिससे पिछली बार उसे प्रयागराज लाया गया था। गुजरात की साबरमती जेल से यूपी पुलिस का काफिला हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान में दाखिल हुआ। इसके बाद राजस्थान के उदयपुर और कोटा के रास्ते पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगी। वहां से उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा होते हुए पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज आएगी। मतलब दोपहर करीब 2 बजे अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा। इससे पहले 26 मार्च को भी पुलिस अतीक को यहाँ लेकर आई थी। तब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी और उस केस में अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उसका भाई अशरफ बरी हो गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को साबरमती जेल पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस बार अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। इस केस में अतीक पर साजिश रचने का आरोप है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए 1 हफ्ते पहले बी वारंट जारी किया था। बी वारंट किसी भी जेल में बंद आरोपी से पूछताछ के लिए जारी होता है। ये तब होता है जब मामले की जांच कर रहा अधिकारी कोर्ट को बताता है कि केस में जेल में बंद इस आदमी को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद कोर्ट बी वारंट जारी करती है। बाद में उस मामले की जांच कर रही पुलिस जेल प्रशासन को कोर्ट के बी वारंट के बारे में जानकारी देती है। और उमेश पाल हत्याकांड में भी यूपी पुलिस कोर्ट से यही बी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची, जिसके बाद जेल के अधिकारियों से मिलकर अतीक को प्रयागराज ले जाने की तैयारी शुरू की गई।
और सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज ला रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में 13 अप्रैल को अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यूपी पुलिस कोर्ट से पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटा असद समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि अतीक ने परिवार के साथ मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश रची थी। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की CGM कोर्ट में सरेंडर की याचिका दाखिल कर दी। इस मामले में पुलिस आयशा नूरी के पति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अतीक की बहन ने सरेंडर की याचिका लगा दी। उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी का नाम तब सामने आया जब इस केस के आरोपी गुड्डू मुस्लिम का उसके घर पर रुकने का वीडियो सामने आया था। अतीक की बहन की याचिका पर कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से 2 दिन में जवाब देने को कहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में यूके का एक जासूसी विमान तबाह होने वाला था। इस दस्तावेज में अमेरिका ने रूस को घेरने और यूक्रेन की मदद के लिए रणनीति बनाई थी, जिसकी खबर पूरी दुनिया को लग गई। इस बीच लीक हुए इस अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूके का एक जासूसी विमान खतरे में पड़ गया था। कहा जा रहा है कि पिछले साल 29 सितंबर को जब यूके का जासूसी विमान RC-135 क्राइमिया के नजदीक उड़ान भर रहा था, तभी उस पर पुतिन की सेना की नजर पड़ गई और फिर रूसी सेना ने सुखोई 27 लड़ाकू विमान से उस पर मिसाइल दाग दी। इस हमले में यूके का ये विमान बड़ी मुश्किल से बच सका। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त वो रूसी सेना के ठिकानों की जासूसी में जुटा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि वो अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि खुद की उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका के न्यूज चैनल NBC को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने यह बता दिया कि 2024 में होने वाले चुनाव में वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। उधर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों नेताओं के बीच चुनावी मुकाबला हो सकता है। उधर इराक ने अपने यहां सुलेमानिया एयरपोर्ट पर हुए हमले के लिए तुर्की से माफी की मांग की। इराक ने आरोप लगाया कि 7 अप्रैल को तुर्की ने उसके उत्तरी हिस्से में मौजूद सुलेमानिया एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें उसके एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से इराक तुर्की पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इराक ने सुलेमानिया एयरपोर्ट पर हुए हमले को तुर्की की उकसाने वाली कार्रवाई बताया। इराक के मुताबिक उसे अब ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी सीमा में घुसकर कोई हमला बोले। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इराक में घुसकर वार किया हो। इससे पहले भी तुर्की ने कई बार इराक के उत्तरी हिस्से में हमले बोले हैं। उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है और कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है। इसी वजह से वो आए दिन इराक के इस हिस्से को निशाना बनाता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने 7 अप्रैल को एक बार फिर हमला बोला। तुर्की ने इस बार हमले के लिए खतरनाक ड्रोन भेजा, जिसने वहां मौजूद सुलेमानिया एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, क्योंकि तुर्की को इस बात की खबर लगी थी कि सुलेमानिया एयरपोर्ट पर कुर्दों का एक बड़ा नेता मौजूद है। ये नेता वहां SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एक काफिले के साथ था। तभी तुर्की के ड्रोन ने वहां हमला बोल दिया। हालांकि कुर्दों की तरफ से दावा किया गया कि उनके नेता इस हमले में साफ बच निकले, लेकिन तुर्की के ड्रोन ने सुलेमानिया एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से इराक तुर्की पर बुरी तरह नाराज हो गया। उसने आरोप लगाया कि तुर्की हमला तो कुर्द लड़ाकों पर करता है, लेकिन उसका निशाना इराकी लोग भी बनते हैं। खबर के मुताबिक इराक ने तुर्की से साफ कह दिया कि वो इस हमले के लिए माफी मांगे। हालांकि तुर्की ने इराक में इस तरह की किसी भी स्ट्राइक को करने से इनकार कर दिया। इधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नई पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर दिया। नए फरमान के तहत वहां के हेरात प्रांत की महिलाएं किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती हैं जहां कोई गार्डन बना हो। और इस पाबंदी के लिए तालिबान सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि उन रेस्टोरेंट के गार्डन में भीड़ लगती है और महिलाएं बहुत आसानी से पुरुषों से मिल सकती हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि गार्डन वाले किसी भी रेस्टोरेंट में महिलाएं सही तरीके से हिजाब नहीं पहनती हैं, इसलिए उनकी एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया। उधर पुतिन की तरफ से यूक्रेन के डोनेस्क का मुखिया बनाए जाने के बाद दिनीस पुशिलिन ने बखमुत का दौरा किया। उन्होंने वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से मुलाकात भी की और उनके साथ वक्त बिताकर उनका हौसला बढ़ाया। पुतिन ने दिनेश पुशलिन को डोनेस्क के मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी है। डोनेस्क यूक्रेन का वही प्रांत है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जे का दावा किया था। बखमुत भी इसी प्रांत का हिस्सा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने बखमुत के करीब 75% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान बखमुत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के जवानों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिनेश पुशलिन ने बखमुत का दौरा कर उसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई पड़े। असल में बखमुत पर पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना लंबे वक्त से लड़ रही है।
लेकिन वो अभी तक इसे जीतने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से हो रही भीषण गोलाबारी से बखमूत का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। बताया गया कि जंग की वजह से लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह रहने के लिए चले गए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भीषण बमबारी हो रही है, यहाँ रुकने का मतलब है मौत को गले लगाना। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत की जंग में जेलेंस्की की सेना ने बख्तरबंद वाहन बुशमास्टर को उतार दिया। यूक्रेन को ये घातक बख्तरबंद गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया से मिली थी, जिनका इस्तेमाल अब बखमूत के मैदान में किया जाएगा, जहां बीते कुछ महीनों से पुतिन की फौज के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने कहर बरपा रखा है। हालांकि जेलेंस्की की सेना भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर मैदान में डटी है, लेकिन रूस के हमलों का करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने अब ऑस्ट्रेलिया के बख्तरबंद वाहन बुशमास्टर को मैदान में उतार दिया। जो बखमूत की जंग में पुतिन की फौज को सबक सिखाकर बाजी जेलेंस्की के पक्ष में पलट सकते हैं, क्योंकि बुशमास्टर पैदल सेना के लिए बेहद सुरक्षित बख्तरबंद गाड़ी है, जिसके एक साथ 10 सैनिक युद्ध के मैदान में कहीं भी जा सकते हैं। दावा है कि इस पर गोला बारूद और मोटर के हमले का कोई असर नहीं होता। इधर फिल्म एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। एक दिन पहले मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी वाला कॉल आया, जिसमें 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। जांच के दौरान फोन करने वाले की लोकेशन राजस्थान के शाहपुर में मिली, जिसके बाद पुलिस ने 16 साल के एक नाबालिग लड़के को वहां से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी लड़के ने अपना नाम रॉकी भाई बताया। सलमान खान को कुछ हफ्ते पहले भी ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उधर भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां 450 पाकिस्तानी रुपए में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं, जबकि 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है, जिसे खरीदने में पाकिस्तान के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। महंगाई की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रमजान के महीने में भी लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। सब्जी, आटा और दूध जैसी जरूरी चीजों के साथ साथ सेब, केला और अंगूर जैसे फल वहाँ के लोगों के लिए सपने की तरह हो गए हैं। प्याज की कीमत सुनकर लोगों के आंसू निकल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को महंगाई से राहत देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करेगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार को IMF से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। ऊपर से पाकिस्तान के दोस्त चीन और UAE जैसे देशों ने भी उसे कर्ज देने में अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका है। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए लोगों को सस्ता आटा देने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए भी वहां संग्राम छिड़ गया। आटे के चक्कर में हुई भगदड़ में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि रमजान के महीने में लोगों के पास रोजा तोड़ने के लिए फल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां 1 दर्जन केलों के लिए लोगों को 450 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1600 पाकिस्तानी रुपए में 1 किलो अंगूर मिल रहा है। यही नहीं, 1 किलो सेब की कीमत 400 और प्याज 200 पाकिस्तानी रुपए है। मतलब पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। वहां महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना लोगों के लिए सपना हो गया। और इस कंगाली को हाल के दिनों में पाकिस्तानी रुपए में हुई भारी गिरावट ने और बढ़ा दिया। इस समय $1 की कीमत 288 पाकिस्तानी रुपए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 1 साल पहले की तुलना में मार्च में चीजों की कीमतों में 35% का इजाफा हुआ है, जो 1965 के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान का आर्थिक संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है, और अगर जल्द ही उसे IMF से कर्ज नहीं मिला तो वहां महंगाई की वजह से गृह युद्ध छिड़ सकता है। इधर 1984 सिख दंगा मामले में CBI ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया। टाइटलर पर दिल्ली के पुलबंगश इलाके में हुई हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है, और इस मामले में CBI की टीम जगदीश टाइटलर को वॉइस सैंपल के लिए दिल्ली की CFSL यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लेकर पहुंची, जहां उनकी आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए। There is one evidence, no, I'm prepared to hang myself. 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के पुलबंगश इलाके में हिंसा भड़की थी, जिसमें सिख समुदाय से जुड़े 3 लोगों की जान चली गई थी। उधर ईरान अपने दुश्मन इजरायल और उसके दोस्त अजरबैजान के साथ डबल गेम खेलता दिख रहा है। एक तरफ वो अजरबैजान से तनाव कम करने की कोशिश में उससे बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो आर्मेनिया के साथ भी सिक्योरिटी मीटिंग करने में लगा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने आर्मेनिया के सुरक्षा अधिकारी से बात की, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान अजरबैजान को बातचीत के जाल में फंसाकर उसे घुटनों पर लाने की तैयारी में है। हालांकि मीटिंग में ईरान ने आर्मेनिया और अजरबैजान को जंग से दूर रहने की सलाह दी। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों के बीच जमीन का विवाद है।
वहीं ईरान का बॉर्डर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से लगता है। वो दोनों का पड़ोसी है, लेकिन दोनों की जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है और उसका दुश्मन इजराइल अजरबैजान का दोस्त है। ईरान के लिए यही सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में अगर उसके दोनों पड़ोसी लड़ पड़े तो ईरान को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। और जब ईरान की अमेरिका और इजराइल से टेंशन बिल्कुल हाई हो, ऐसे वक्त में ईरान के लिए उसके पड़ोस में जंग फायदेमंद नहीं। इसलिए उसने आर्मेनिया के सिक्योरिटी ऑफिसर से मुलाकात की। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भी वसीयतनामे पर उनका अंगूठा लगवाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक वकील वसीयतनामे पर उस बुजुर्ग महिला का अंगूठा लगवाता दिखाई दिया, जबकि उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर वीडियो की पूरी तरह से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति को लेकर उस महिला के रिश्तेदारों ने ऐसी हरकत की। इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग में एक महीने में चौथी बार रेतीला तूफान जा धमका। इस वजह से वहां इतना भयानक प्रदूषण फैल चुका है कि चीन ने लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी है और घरों में भी खिड़की दरवाजे बंद रखने को कहा है। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में रेतीले तूफान की वजह से सूरज तक धुंधला नजर आया। वो रेतीले तूफान की चादर के पीछे दिखा। बड़ी बड़ी इमारतें भी रेत की चादर से ढकी दिखी। ऐसे में लोगों के चेहरों पर मास्क चढ़ गए, क्योंकि इतनी जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब मौत बुलाने के बराबर है। बीजिंग में इस मौसम में हर साल रेतीले तूफान आते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण और पेड़ों की कटाई की वजह से वो बेहद खतरनाक हो जाते हैं। और सिर्फ बीजिंग ही नहीं, चीन के उत्तर पूर्व इलाके भी रेतीले तूफान से जूझ रहे हैं। उधर दुबई में कार के नंबर की नीलामी के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बना। कार के नंबर P7 को नीलामी में वहां के एक कारोबारी ने 122 करोड़ रुपए हिंदुस्तानी रुपयों के हिसाब से उसमें खरीदा और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कार के नंबर P7 के लिए 1.5 करोड़ दिरहम यानी भारतीय रुपयों में करीब 33 करोड़ रुपयों से नीलामी की शुरुआत हुई। बाद में वहां के कारोबारी ने 5.5 करोड़ दिरहम यानी भारतीय रुपयों में करीब 123 करोड़ की बोली लगाकर उसे अपने नाम किया। इस VIP नंबर प्लेट की नीलामी से जुटाए गए पैसे रमजान के दौरान लोगों को खाना खिलाने के लिए दिए जाएंगे। इधर सऊदी अरब के मक्का में भारी बारिश के बीच उम्रा यानी धार्मिक यात्रा का वीडियो वायरल हो गया। रमजान महीने को लेकर वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है और इसी दौरान वहां उम्रा के वक्त तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वहां जुटे हजारों श्रद्धालु बारिश के बीच ही सभी रस्में पूरी करते रहे। उन्होंने बारिश में भीगकर काबा की परिक्रमा जारी रखी। वहां काफी देर तक बारिश और तेज हवाएं चलती रहीं। बाद में श्रद्धालुओं की इस आस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मक्का के प्रशासन ने भी इन वीडियो को ट्विटर के जरिए शेयर किया। मक्का के कई दूसरे इलाकों से भी बारिश की तस्वीरें सामने आई। हालांकि रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से मक्का समेत पूरे सऊदी अरब में बहुत ही कम बारिश होती है। उधर यूक्रेन की मदद के बदले पाकिस्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने का प्लान बनाया। खबर है कि पाकिस्तान चाहता है कि यूक्रेन उसके हेलीकॉप्टर के इंजन को अपग्रेड करने में मदद करे। यानी पाकिस्तान यूक्रेन की मदद मुफ्त में नहीं कर रहा, बल्कि वो चाहता है कि यूक्रेन उसके उन हेलीकॉप्टरों के इंजन को अपग्रेड करने में मदद करे जो उसने रूस से लिए थे। क्योंकि अगर वो यूक्रेन को हथियार देगा तो रूस तो उसकी मदद नहीं करने वाला। हालांकि भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा पुराने रक्षा सौदे की वजह से हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की चाल रूस और यूक्रेन दोनों से मदद लेने की है। वो रूस से गैस लेने के चक्कर में है और यूक्रेन से हथियारों को अपग्रेड करवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि रूस के मी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का यूक्रेन में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके पास उसकी तकनीक होगी जिसे वो इस्तेमाल कर लेगा। इस बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि नेटो ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड को तो अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन जिस यूक्रेन के लिए ये सारी लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका उसी को नेटो का सदस्य बनाने के लिए फिलहाल राजी नहीं है। अमेरिका पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़े होने की कस्में खा रहा है, उसकी हर मदद कर रहा है, लेकिन वो उसे नेटो का सदस्य बनाने पर हामी नहीं भर रहा, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया गया तो पुतिन का गुस्सा ऐसे फटेगा कि फिर जो होगा वो किसी से संभाले नहीं संभलेगा। जर्मनी और हंगरी भी अमेरिका की बात से इत्तेफाक रखते हैं। यूक्रेन ने पिछले साल नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी थी। फिनलैंड ने भी तभी नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी। फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया, लेकिन यूक्रेन अब भी नेटो का मुंह ताक रहा है। वो भी तब जब नेटो ने आज से 15 साल पहले 2008 में यूक्रेन को भविष्य में अपना सदस्य बनाने का वादा किया था, लेकिन तारीख उसने नहीं बताई थी। इधर दिल्ली के पास नोएडा के एक बार में रामायण धारावाहिक के डायलॉग पर गाना बजाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। उस बार में रामायण धारावाहिक में राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान हुए संवाद को गाने में बदलकर बड़े पर्दे पर दिखाया गया, जिस पर लोग झूमते नजर आए। हालांकि जैसे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर यूरोपीय देश ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज नौसेना को सौंप दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन ने खुद इसे नौसेना के हवाले किया और इस जंगी जहाज पर तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाया।
तुर्की ने इसे कई तरह की आधुनिक तकनीक से लैस करके तैयार किया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बड़ा होना। इस जंगी जहाज की लंबाई 231 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। इसमें कई हेलीकॉप्टर और ड्रोन आसानी से रखे जा सकते हैं, जो दुश्मन पर हमले करने के लिए जहाज से ही उड़ान भर सकते हैं। असल में तुर्की और ग्रीस में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में तुर्की ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाज को नौसेना को सौंपकर अपनी ताकत दिखाई। इस बीच इजरायल ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को खतरनाक स्पाइक मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके लिए उसके ग्रीस से उसने डील भी कर ली। इजरायल ने डंके की चोट पर इस डील का ऐलान किया और दुनिया को बताया कि बहुत जल्द वो ग्रीस को इजरायल में बनी स्पाइक मिसाइलें देगा, जिनसे ग्रीस तुर्की की नाक में दम कर सकता है। यानी तुर्की के जानी दुश्मन ग्रीस को खतरनाक स्पाइक मिसाइलें मिलने वाली हैं, वो भी अमेरिका के दोस्त इजरायल से, जिसके बारे में खुद इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि इजरायल और ग्रीस के बीच 40 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 3200 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसके तहत वो ग्रीस को इजरायल में बनी स्पाइक मिसाइलें देगा, जो मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी इन मिसाइलों को दागने के बाद ये खुद ब खुद टारगेट के परखचे उड़ाने का दम रखती हैं। और ग्रीस को इजरायल यही भयंकर मिसाइलें देने वाला है। इजरायल ने ग्रीस से हुई डील के बारे में तो जानकारी दी ही, ये भी बताया कि उसकी स्पाइक मिसाइलों को दुनिया के कितने देश इस्तेमाल करते हैं। या यूं कहें कि इजरायल ने ग्रीस से हुई डील के बहाने दुनिया को बताया कि उसके हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजता है। क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि स्पाइक मिसाइलों का इस्तेमाल दुनिया के 40 देश करते हैं, जिनमें 19 देश यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि ये डील करके इजरायल ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो उसने ग्रीस की मदद करके एक दोस्त कमाया और दूसरा अपने हथियारों की ताकत दिखाकर उन सभी मुस्लिम देशों को डराया जो ईरान के साथ खड़े हैं, खासकर तुर्की को, जिसने कुछ दिन पहले ही और ईरान के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें उसने इजरायल की अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की। जबकि इजरायल और तुर्की के बीच पिछले ही साल कूटनीतिक संबंध की नए सिरे से शुरुआत हुई। हालांकि उस वक्त भी तुर्की ने साफ कर दिया था कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है, जिसके बाद ये जाहिर हो गया कि तुर्की और इजरायल के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहेगा, क्योंकि तुर्की फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहा, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे से ईरान का साथ देता रहा। जिसके बाद इजरायल ने मौका देखकर तुर्की के दुश्मन ग्रीस को शीशे में उतार लिया, क्योंकि दोनों भूमध्य सागर में एजियन द्वीपों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। इन द्वीपों पर दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है कि वो ये तक भूल चुके हैं कि दोनों नेटो का हिस्सा हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एजियन द्वीपों में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। भूमध्य सागर के जिस हिस्से में एजियन द्वीप हैं, उन्हें एजियन सागर भी कहते हैं, जो पश्चिम और उत्तर में ग्रीस और पूर्वी हिस्से में तुर्की से घिरा है। और यही सारे झगड़े की असली जड़ है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव कम ही नहीं होता। यही नहीं, दोनों देश किसी भी वक्त एजियन सागर में आमने सामने आ जाते हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में भी दोनों भिड़ चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, जिनमें फिल्मी स्टाइल में तुर्की की नौसेना के जहाज को ग्रीस की नौसेना खदेड़ती नजर आई थी। इस मामले की शिकायत नेटो तक पहुंच गई थी, जिसके बाद तुर्की का पलड़ा हल्का होने लगा और अब बाइडेन के दोस्त नेतन्याहू ने तुर्की के दुश्मन को खतरनाक मिसाइलें दे दी हैं, क्योंकि ये मिसाइलें जमीन, समंदर और हवा तीनों जगह दुश्मन को मजा चखा सकती हैं। यही नहीं, ग्रीस ने कुछ दिन पहले ही हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसके तहत उसे इजरायल से ड्रोन, फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा मिलने वाला है। यानी तुर्की के दुश्मन की मदद इजरायल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, या यूं कहें कि ईरान के चक्कर में तुर्की की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। इधर एक दिन पहले मामूली बढ़त पर बंद हुए शेयर बाजार में दूसरे दिन काफी तेजी देखने को मिली। इस तेजी की वजह से करीब 1 महीने बाद सेंसेक्स 60,000 के पार पहुंच गया और शेयर बाजार के इस रुख की वजह से निवेशकों को काफी फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 311 अंक उछलकर 60,157 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 94 अंक चढ़कर 17,718 पर बंद हुआ। उधर रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे खतरनाक हथियारों को देखते हुए अपने सबसे शक्तिशाली रेडार सिस्टम नियोबी को यूक्रेन में तैनात कर दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि यह 500 किलोमीटर तक आसमान में उड़ने वाली हर चीज को पहचान सकता है। यानी अब यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रूस का दावा है कि उसका नियोबी रेडार सिस्टम लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का आसानी से पता लगाने में सक्षम है। यानी ये यूक्रेन की सेना के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन आसमान से हमले नहीं कर पाएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रूसी फौज के मुताबिक इस शक्तिशाली रेडार सिस्टम की मदद से उसकी सेना यूक्रेन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों के हमलों का आसानी से पता लगा सकती है, क्योंकि ये आसमान में एक साथ कई चीजों को स्कैन कर सकता है। इसीलिए इसकी नजर से बचकर हमले कर पाना यूक्रेन की सेना के लिए आसान नहीं होगा।
जिसका फायदा पुतिन की फौज को मिल सकता है। रूसी सेना की तरफ से इस शक्तिशाली रेडार सिस्टम को यूक्रेन में तैनात करने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें नियोबी रेडार सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात दिखाई दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी फौज के कब्जे वाले इलाकों में ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब रूसी सेना ने इस रेडार सिस्टम को तैनात किया है ताकि यूक्रेन के हमलों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि रूस और ईरान में एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ी डील हुई। बताया गया कि इसके बाद ईरान ने रूस के खराब हो चुके विमानों की मरम्मत शुरू कर दी ताकि किसी भी सूरत में रूस कमजोर न पड़े। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान के साथ अपने एयरक्राफ्ट की मरम्मत करवाने के लिए समझौता किया है। असल में यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसकी कीमत रूस की सभी एयरलाइन को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के विमानों को अपनी हवाई सीमा में घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ। लेकिन इसके उलट ईरान रूस के साथ खड़ा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इसी कड़ी में उसने रूस के खराब हो चुके विमानों की मरम्मत करने के लिए समझौता किया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में आरएसएस की रैली पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने बिना किसी प्रतिबंध के आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च निकालने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के मौके पर मार्च निकालने के लिए आरएसएस ने राज्य सरकार से पिछले साल अनुमति मांगी थी, जिसकी राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं कनाडा में अपराधियों और आतंकियों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ तैयार होने की खबर आई। सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक चीन और मेक्सिको के अपराधियों के गैंग भी खालिस्तान समर्थक आतंकियों के साथ जुड़ गए हैं, जो कनाडा में मौजूद पंजाबी गायकों से अवैध वसूली के धंधे में लगे हैं। मेक्सिको के कई गिरोह कनाडा में ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हैं। चीन के कुछ गिरोह भी लंबे वक्त से कनाडा में नशे के सौदागर बने हुए हैं। खबर है कि ये गैंग खालिस्तान समर्थक आतंकियों का साथ दे रहे हैं और उनके साथ आईएसआई भी इस गठजोड़ में शामिल है। मतलब मेक्सिको के गैंग, चीन के गैंग, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और खालिस्तानी आतंकी, चारों का ये कॉकटेल कनाडा में अवैध वसूली का धंधा चला रहा है। इन खालिस्तानी आतंकियों में अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर शामिल हैं। ये दोनों आतंकी लंबे वक्त से भारतीय एजेंसियों के टारगेट पर हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कनाडा से अमेरिका में एंट्री मिलना भी काफी आसान है। इसीलिए कनाडा लगातार आतंकियों और शरणार्थियों का गढ़ बनता जा रहा है। लेकिन चीन और मेक्सिको के आपराधिक गिरोह भी अब भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए हैं, जिसके कारण कनाडा में मौजूद पंजाब के कारोबारी और गायक दहशत के साए में जी रहे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पंजाबी गायक कनाडा से भारत आने में भी घबराते हैं और भारत आने के बाद उन्हें कनाडा जाने में भी डर लगने लगा है। पंजाब के गायकों को मारने का बम्बिहा गैंग का प्लान भी सामने आ चुका है। बम्बिहा गैंग ने मनकीरत औलख और बब्बू मान की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन 7 गैंगस्टर गिरफ्तार होने के बाद प्लान फेल हो गया था। पकड़े गए गैंगस्टर लकी पटियाला से जुड़े थे, जिसका खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से सीधा कनेक्शन माना जाता है। मतलब यह कि पंजाब में डर का कारोबार करने की पूरी स्क्रिप्ट कनाडा में लिखी जाने की खबर है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में टीचरों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर राजधानी लापास में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी पुलिस वालों से हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी पड़ी। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी टीचरों की भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। कुछ पुलिस वालों ने तो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी टीचर और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद राजधानी लापास की सड़कें धमाकों से गूंज उठी। पुलिस वालों के लिए गुस्साए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पुलिस की एक और टीम उतार दी। इस दौरान पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद भी गुस्साए टीचरों ने शहर में हंगामा जारी रखा। ये टीचर पिछले 1 महीने से बोलिविया की राजधानी लापास समेत कई शहरों में देश की शिक्षा नीति में सुधार और शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टीचरों के मुताबिक बोलिविया में शिक्षा की हालत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा 32 टिकट ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को मिली हैं। इनके अलावा बीजेपी की इस लिस्ट में एससी समुदाय के 30 और एसटी समुदाय के 16 प्रत्याशी हैं। पहली लिस्ट में 189 में 52 नए चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे बड़ी खास बात क्या है इस लिस्ट में? देखिए, खास बात यह है कि इसमें पिछड़े चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया और पहली जो 189 लोगों की लिस्ट जो बीजेपी जारी कर रही है येडियुरप्पा और बोम्मई के लिहाज से अगर देखा जाए तो
देखिए, येदियुरप्पा और मुंबई के लिहाज से देखें तो येदियुरप्पा के बेटे को इस बार मौका दिया, क्योंकि काफी कश्मकश का दौर चला है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने के बाद भी 2 दिन लग गए बीजेपी को ये लिस्ट जारी करने में। हालांकि येदियुरप्पा अपने बेटे को टिकट दिलाने में सफल रहे। वही मुंबई अपनी पुरानी सीट जो शिवगंगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खास बात यह है कि हर जाति का, कास्ट वाइज और हर प्रोफेशनल वाइज इस पूरी लिस्ट को तैयार किया गया। हालांकि 2 दिन कभी ऐसा देखा नहीं जाता कि केंद्रीय चुनाव समिति के बाद 2 दिन लगे और किसी भी लिस्ट को फाइनलाइज करने में, यानी कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और हर उस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये लिस्ट जारी की गई है, कैंडिडेट तैयार किए गए जिनसे बीजेपी एक बार फिर से जीत की तरफ जाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। शुक्रिया यतेंद्र आपका। उधर अमेरिका के केंटकी राज्य में एक बैंक में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंटकी राज्य में सुबह सुबह हुई गोलीबारी से लोग दहशत में आ गए। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हमलावर को भी मार गिराया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस बीच युद्ध में पुतिन के जिस लैंसेट 3 ड्रोन ने जेलेंस्की की हालत खराब करके रखी है, खबर है कि आखिरकार उसकी काट यूक्रेन को मिल गई है। लंबी रेंज का लैंसेट 3 ड्रोन सबसे अहम हथियारों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखता है। और रूस के मीडिया में तो यह दावा तक हो रहा है कि यूक्रेन में नेटो की जितनी तोपें तैनात हैं, उनमें 45% अकेले लैंसेट ड्रोन ने अपने दम पर बर्बाद की हैं। इनमें अमेरिका की M777 हॉवित्जर भी शामिल है। जंग में रूस को ईरान से मिले शाहिद ड्रोन के चर्चे तो खूब हुए हैं, लेकिन लैंसेट 3 ड्रोन उससे भी ताकतवर है। वो शाहिद ड्रोन से साइज में छोटा है, लेकिन उसका निशाना बेहतर है। शाहिद ड्रोन तो बस यूक्रेन की पावर ग्रिड को निशाना बना रहे हैं, लेकिन दावा है कि लैंसेट 3 ड्रोन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक, तोप, ट्रक और रेडार सिस्टम तक ढेर कर सकता है। और ऊपर से लैंसेट 3 ड्रोन ऐसी खास एंटी लेजर तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसी वजह से पुतिन के लैंसेट ड्रोन को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेजर हथियार उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। लेजर हथियार तेज तापमान वाली बीम फायर करते हैं, जो ड्रोन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भून देती है, लेकिन लैंसेट ड्रोन पर वो फेल हो जाते हैं। मगर यूक्रेन के ही एक सैनिक ने फेसबुक पर दावा किया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों को काम पर लगा दिया जाए तो लैंसेट ड्रोन को पंगु किया जा सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का सहयोगी मिस्र जंग के लिए रूस को हथियार भेज सकता है। दावा है कि हथियारों की कमी से जूझ रहे रूस को मिस्र करीब 40,000 रॉकेट देने की तैयारी में जुटा है। और यह दावा मिस्र के राष्ट्रपति और वहां के बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के लीक हुए खुफिया दस्तावेजों के आधार पर किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने रूस को दिए जाने वाले हथियारों को खुफिया तरीके से बनाने और उनकी सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पश्चिमी देशों को इसकी भनक लगी तो मिस्र और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वोत्तर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला मिस्र अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में एक है और जरूरत के समय अमेरिका से उसे कई बार मदद भी मिली है, इसलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिस्र में खाने पीने वाली चीजों की कीमतें बढ़ने की वजह से रूसी गेहूं पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। दावा है कि इसीलिए मिस्र रूस को हथियार देने के लिए राजी हो गया। इधर झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन दिखा। हिंसा वाले इलाके में फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें भारी संख्या में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस वाले मौजूद रहे। इसी दौरान जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में डिप्टी कमिश्नर विजया जाधव अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद तो भड़का, लेकिन अमेरिका ने इस घटना को रूटीन एक्सरसाइज बताकर चीन की हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि साउथ चाइना सी पर चीन का अधिकार नहीं है। लेकिन चीन ने अमेरिका के युद्धपोत USS मिलिस के साउथ चाइना सी में घुसते ही हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले 1 महीने में दूसरी बार अमेरिका का यह ताकतवर जहाज साउथ चाइना सी घुसा। चीन ने आरोप लगाया कि इस बार अमेरिकी जहाज स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडरा रहा था और ये गैर कानूनी है। चीन इसलिए भी चिढ़ा क्योंकि वो ताइवान के आसपास 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, जिसके जरिए वो अमेरिका को उसकी हद याद दिलाना चाहता था। चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमान उड़ाए, ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला एनिमेटेड वीडियो तक जारी कर दिया। उसने ये सारा तमाशा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि बाइडेन ताइवान के आसपास अपना जहाज या विमान न भेजें। लेकिन हुआ उसकी उम्मीद से उल्टा। बाइडेन का जंगी जहाज युद्धाभ्यास के दौरान ही वहां पहुंच गया, जिससे चीन की हेकड़ी निकल गई। उसकी अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा अपना जहाज वहां भेजा।
और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे बता दिया कि वो साउथ चाइना सी में घुसेगा, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि प्रशांत महासागर चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन चीन अमेरिका के इस तर्क को नहीं मानता। वो इसलिए भी भड़का क्योंकि अमेरिका का यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी के स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया। स्प्रैटली आइलैंड्स के किनारे चीन, ताइवान और वियतनाम से लगते हैं और ये तीनों ही देश उसे अपना बताते हैं। लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान और वियतनाम के दावे को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पर उसका कब्जा है और अगर किसी को वहां घुसना है तो वो उसकी इजाजत लेकर वहां आए। और उसकी यही दादागिरी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, जिसकी वजह से उसके 1 महीने में दूसरी बार यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी भेज दिया और खुलकर कहा कि उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों से अमेरिका के जंगी जहाज लगातार चीन के आसपास मंडरा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो वहीं चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है और दोनों कभी भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल में खड़े हैं। लुजान स्ट्रेट के बाशी चैनल को सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है और ये फिलीपींस और ताइवान के बीच है। मतलब चीन और अमेरिका प्रशांत महासागर के उस हिस्से में लड़ने के लिए तैयार हैं जो फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और इसीलिए लग रहा है कि अमेरिका और चीन किसी भी वक्त घनघोर युद्ध शुरू कर देंगे और जंग का मैदान बनेगा प्रशांत महासागर का साउथ चाइना सी, जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। साउथ चाइना सी की सीमा दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। लेकिन चीन इसे अपना कहता है और छोटे छोटे देशों के अधिकार हड़पने की फिराक में रहता है। अब तो वो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी वहां यूएसएस मिलियस भेजता है तो कभी निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे लगता है कि बाइडेन खुद चीन से लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो बार बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, जहां पाकिस्तान की फौज पर भीषण आतंकी हमलों की खबर आई। ये ऐसे हमले हैं जिनकी सच्चाई पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, सेना और आईएसआई छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन न्यूज 18 को ऐसे वीडियो मिले जिन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी फौज पर हुए हमलों के वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया। ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह बेदम और लाचार हो गई है, जिसे आतंकियों ने बेहाल कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल नदीम अंजुम इस वक्त चीन में हैं, जहां वो चीन को सुरक्षा का वादा करने पहुंचे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो ने पाकिस्तान की फौज की फजीहत करवा दी और दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान की फौज किसी को सुरक्षा देने के काबिल नहीं है, बल्कि अब तो खुद पाकिस्तान की सेना को ही सुरक्षा की जरूरत है, जो अपनी सुरक्षा भी करने के लायक नहीं है। यह वीडियो 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज चीन के एक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए जा रही थी। रास्ते में ऐसी गोलीबारी शुरू हुई कि सैनिकों के सिर पर मौत मंडराने लगी। काफी ऊंचाई से हो रही गोलियों की बौछार के बीच एक सैनिक दौड़कर झाड़ियों के पीछे पहुंच गया। बाद में बताया गया कि एक अकेला यही वो फौजी रहा जो मौत को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि इसके साथी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं निकल पाए। गाड़ी में 3 सैनिक फंसे दिखे जो एक एक कर आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुए इस हमले ने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों के पास न हथियारों की कमी है और न ही हौसलों की, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसे पाकिस्तान की सेना ने छुपाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में साफ दिखा कि गोलीबारी ने पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तान के सैनिकों के हाथ में बंदूकें तो दिखीं, लेकिन वो एक भी गोली चला नहीं पाए। जान बचाने के लिए पहले एक फौजी भागता दिखा, फिर दूसरा निकलने की कोशिश में ही ढेर होकर जमीन पर गिरा दिखा। तीसरे ने गाड़ी से निकलकर बचने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ही पलों में उसका भी खेल खत्म हो गया। अगले ही पल गाड़ी के बाईं ओर छिपे चौथे सैनिक को भी मौत ने ढूंढ लिया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस कदर लाचार है, और शायद इसीलिए वो इन हमलों से जुड़े वीडियो छुपाने में लगा था। अप्रैल में हुए एक और हमले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसके लिए एक पुल के नीचे बम लगाया गया था। पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी तो पुल से निकल गई, लेकिन दूसरी नहीं निकल पाई। इतना जोरदार धमाका हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ गायब हो गया, केवल काले धुएं का गुबार दिखने लगा। ऐसा धमाका कि गाड़ी तो क्या, पुल भी मलबे में बदल गया। धमाका ऐसा था कि गाड़ी में बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खबर है कि इस धमाके की खबर को भी पाकिस्तान ने जानबूझकर छुपा दिया।
वीडियो देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स की जान इस हमले में नहीं बची, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले की खबर को ही छुपा लिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया जनरल नदीम अंजुम इस वक्त चीन में है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन से। रूस के मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की सेना ने जंग के मैदान में तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया है। अब तक तुर्की अपने इस ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बताता है, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन जंग में उसका यह ताकतवर ड्रोन फेल साबित हुआ। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया था कि तुर्की के इस हथियार के दम पर उसने पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था, और इसी के जवाब में रूस ने जंग के मैदान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को उतार दिया था, जिसने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। और अब रूस के मीडिया ने दावा किया कि युद्ध में उसकी सेना ने तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया। इस जंग में ईरान पुतिन का साथ दे रहा है, जबकि तुर्की अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह जेलेंस्की के साथ खड़ा है, जिसने जंग में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन दिए थे। तुर्की के इस हथियार ने जंग के मैदान में न सिर्फ कई बार अपना लोहा मनवाया, बल्कि इसी के दम पर यूक्रेन की फौज ने हारी हुई बाजी पलट कर रख दी थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की के बारकताश T2 ड्रोन की मदद से जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज पर जमकर कहर बरपाया था। और यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन ने इसी ड्रोन से वार करके काला सागर में तैनात रूसी जंगी जहाज मॉस्कवा को तबाह कर दिया था। और अब रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि जंग के मैदान में उसकी सेना ने तुर्की के 100 से ज्यादा बारकताश ड्रोन मार गिराए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन के जवाब में पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने जंग के मैदान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को उतार दिया था। और 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने पहली बार ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के करीब 10 शहरों पर एक साथ ईरान के इसी हथियार से मिसाइलें बरसा दी थी। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि शाहिद 136 ड्रोन की ताकत के आगे यूक्रेन की सेना कई इलाकों से भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि ईरान का यह हथियार न सिर्फ आसमान से मिसाइलें बरसाता है, बल्कि खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फट जाता है। इसीलिए ईरान के इस घातक ड्रोन के आगे जेलेंस्की की फौज का टिक पाना मुश्किल हो गया था। और रूस का कहना है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन ने हार मान ली थी। यही नहीं, रूस की तरफ से भी यह दावा किया गया कि उसके आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 130 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की है। हालांकि तुर्की की तरफ से रूस के इस दावे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि तुर्की का कहना है कि उसने जंग में यूक्रेन को सिर्फ 50 बारकताश TB2 ड्रोन की ही सप्लाई की थी। क्योंकि रूस की मीडिया का ये दावा है कि तुर्की का ये हथियार जंग के मैदान में फेल हो चुका है, और इसीलिए वो बारकताश ड्रोन की संख्या को कम करके बता रहा है। हालांकि तुर्की इसे दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बताता है, लेकिन रूस का दावा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के उतरने के बाद तुर्की का बारकताश TB2 ड्रोन जंग के मैदान से गायब हो गया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन दिखा। हिंसा वाले इलाके में फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें भारी संख्या में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस वाले मौजूद रहे। इसी दौरान जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में डिप्टी कमिश्नर विजया जाधव अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाई गई कई दुकानों और घरों को गिरा दिया। अतिक्रमण पर एक्शन के बाद प्रशासन की गाड़ियों का काफिला वहां से रवाना हो गया। रविवार को इसी इलाके में हुई हिंसा के बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। उधर आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पंजाब के विजिलेंस विभाग ने चरणजीत सिंह चन्नी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी आय का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के विजिलेंस विभाग ने चरणजीत सिंह चन्नी को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच जयपुर में अनशन पर बैठे सचिन पायलट ने न कांग्रेस के झंडे का इस्तेमाल किया और न पार्टी के चुनाव चिन्ह का। वो अकेले अनशन पर बैठे। सूत्र बता रहे हैं कि पायलट के इस अनशन की वजह से उन पर कार्रवाई हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। वैसे पायलट ने यह अनशन वसुंधरा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए किया, लेकिन पायलट के इस 5 घंटे के अनशन ने उनकी आगे की लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि जयपुर के शहीद स्मारक के मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर तो थी, लेकिन कांग्रेस का झंडा या चुनाव चिन्ह नहीं था। सोनिया और राहुल की तस्वीर भी नजर नहीं आई। पायलट ने तर्क दिया कि ये संगठन का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था।
उन्होंने ये अनशन अकेले ही किया, कोई विधायक या मंत्री इसका हिस्सा नहीं बना। हाँ, भीड़ जुटी, नारे लगे और पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठी। पायलट साहब के साथ में हर कार्यकर्ता, पूरे राज्य का, पूरे इंडिया का कार्यकर्ता साथ में है। वसुंधरा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए पायलट का अनशन पहले से तय था, लेकिन इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पायलट फुल एंड फाइनल के मूड में है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से कम पर नहीं मानेंगे, जबकि पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी की अनुशासन समिति की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुद्दा पार्टी फोरम पर न उठाकर सार्वजनिक मंच पर उठाया, जिससे राजस्थान में उन्हीं की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये तक अटकलें लगी कि उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि पायलट खुद पार्टी छोड़ने की पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई की गई तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं। इस बीच राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने पायलट को कांग्रेस छोड़ने और नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सचिन पायलट को गठबंधन का ऑफर तक दे डाला। वो अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इधर देश के मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे, जिससे वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार दिखी और बाजारों में सैलानियों की भीड़ नजर आई। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारी खुश नजर आए। इंक्वायरी काफी आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार का सीजन काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि मई जून में कुल्लू और मनाली के ज्यादातर होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। यानी मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ी वादियों का रुख करने वाले हैं। इधर भारत ने जैसे ही G20 की बैठक श्रीनगर में कराने का फैसला किया, पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया। भारत ने ऐलान किया कि टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगी। और ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसकी नींद ही उड़ गई, क्योंकि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में तो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस कश्मीर का नाम लेकर वो दुनिया के सामने रोता है, उस कश्मीर की खुशहाली अब दुनिया के 20 ताकतवर देश वहीं बैठकर देखेंगे। और श्रीनगर की बैठक से ही पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि दशकों से वो कश्मीर के नाम पर झूठ का पुलिंदा गढ़ता रहा है। वहाँ के नेता कश्मीर के नाम पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लग जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है और ये बैठक वहां 22 से 24 मई तक चलेगी। यानी श्रीनगर में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। G20 में शामिल ये वो बड़ी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसी वजह से जैसे ही भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी होगी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत श्रीनगर में पर्यटन पर होने वाली G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का विरोध शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भी साफ है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और शांति है। वहां सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। विकास की नई योजनाओं से जम्मू और कश्मीर की तस्वीर बदलने का काम जारी है। बताया गया कि G20 की बैठक के लिए श्रीनगर में भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। और वहां हुई बैठक के बाद पाकिस्तान की पोल खुलनी तय है, क्योंकि ऐसा होने के बाद पूरी दुनिया ये समझ जाएगी कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। और इसीलिए पाकिस्तान श्रीनगर में बैठक की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चीन, तुर्की और सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया था। ये तीनों देश G20 का हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसी वजह से उसने श्रीनगर में G20 की बैठक रोकने के लिए इनका सहारा लिया। लेकिन तुर्की और सऊदी अरब ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि चीन को भारत ने अपने मास्टर स्ट्रोक से पहले ही चित कर दिया। पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक करके भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया, जिससे तिलमिलाया चीन उस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक चीन श्रीनगर की बैठक से भी दूरी बना सकता है, लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया कि उसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जवाब देना आता है। असल में G20 की अध्यक्षता मिलते ही भारत ने यह तय किया था कि देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें आयोजित होंगी, और उसे ऐसा करने से चीन हो या फिर पाकिस्तान कोई रोक नहीं सकता। उधर अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन डीसी में निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन तभी उनसे भारत में मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमलों की खबरों पर सवाल पूछ लिया गया, जिसका निर्मला सीतारामन ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को भारत के खिलाफ झूठा प्रचार बता दिया। वित्त मंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की तुलना पाकिस्तान से की, जहां आजादी के बाद से हिंदू समुदाय की आबादी लगातार गिर रही है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में इजाफा होने का दावा किया गया। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन इज ओनली ग्रोइंग इन नंबर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन
पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोल रही थी, जिसे अमेरिका का थिंक टैंक माना जाता है। इधर टीएमसी के राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक रोज पहले ही चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। और अब राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने टीएमसी छोड़ दी। मतलब 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी को 2 बड़े झटके लगे। बताया जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके लुइजिनो फलेरो से ममता बनर्जी के रिश्ते काफी वक्त से ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली थी, जिसे लेकर उनके और ममता बनर्जी के बीच में तनाव था। इस बीच चेचन कमांडर कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने जापोरिजिया की तरफ बढ़ रही यूक्रेन की सेना की एक बड़ी टुकड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूसी सेना का कब्जा है और यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट भी है, जहां रूसी सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमा लिया था और यूक्रेन करीब 10 महीनों से ज्यादा वक्त से प्लांट को वापस पाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन उसकी सेना जब भी जापोरिजिया के आसपास पहुंचती है, उस पर भीषण हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि जापोरिजिया को कंट्रोल में रखने के लिए वहां रूसी सेना के साथ साथ कादिरफ के चेचन लड़ाके भी मौजूद हैं और उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कादिरफ के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया हमले के लिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना जैसे ही जापोरिजिया के बाहरी इलाके में पहुंची, चेचन लड़ाकों को इसकी खबर लग गई। इसके बाद कादिरफ के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर धावा बोल दिया और चेचन लड़ाके ड्रोन की मदद से वहां बमों की बारिश करने लगे। कादिरफ के लड़ाकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के जवानों पर हमला बोलते दिखाई दिए। उन्होंने ड्रोन की मदद से उस इलाके में बम बरसाए जहां से ज़ेलेंस्की के जवान आगे बढ़ रहे थे। कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों के हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए, साथ ही यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं, जबकि यूक्रेन के कई सैनिक भी इस हमले में मारे गए। इसके साथ ही कादिरफ ने ये चेतावनी भी दे दी कि डॉनबास, जापोरिजिया और खैरसॉन में उनके लड़ाके ज़ेलेंस्की की फौज को मिटा देंगे। यानी आने वाले दिनों में कादिरफ के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले बोलेंगे। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बस पलटकर नदी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में 60 लोग मौजूद थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल हुए 25 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर भगोड़े अमृतपाल के सबसे बड़े राजदार पप्पल प्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। एक रोज पहले पुलिस की टीम ने एक ऑपरेशन चलाकर उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया था और अब पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर उसे पंजाब की जेल में रखा गया तो राज्य का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया और वहीं उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि पप्पल प्रीत का कहना है कि वो कई दिनों से अमृतपाल के संपर्क में नहीं था। 28 की रात को हम अलग अलग हो गए, उसके बाद बात नहीं हुई। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उसके चाचा हरजीत सिंह, दलजीत कलसी और गोरखा बाबा समेत 8 आरोपियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है। वहीं रूस के पूर्वी छोर पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पर आफत आ गई। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में राख फैल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। राख का एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देने लगा, बिल्कुल ऐसा बादल जैसे कोई बवंडर उठ रहा हो। ये ज्वालामुखी से निकली हुई राख थी, जो आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का दावा किया गया। इतनी राख कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मचते ही वहां का एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, यानी विमानों के लिए वहां की एयर स्पेस बंद कर दी गई। ये घटना रूस के पूर्वी छोर पर बसे कमचातका प्रांत में हुई। कमचातका की सारी सरकारी एजेंसियां इस ज्वालामुखी के फटने की खबर के साथ ही एक्शन में आ गईं, क्योंकि जिस ज्वालामुखी के फटने की खबर आई वो हमेशा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है। अब तक ये ज्वालामुखी 60 बार फट चुका है, इसीलिए करीब 1 लाख किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में कैद हो गए। जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ वो करीब 10,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसका नाम है शिव्युच। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। उस वक्त बहुत बड़ा इलाका राख से ढक गया था और इस बार भी शहर में कई इंच मोटी राख की परत बिछ गई। बड़ी बड़ी गाड़ियों को राख हटाने के काम पर लगाया गया। पूरे शहर का रंग काला दिखने लगा। सरकारी एजेंसियों ने हालात काबू में आने तक लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया है, जबकि सारे स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है। उधर शुरुआत से कोरोना वायरस पर जानकारी छिपाने वाले चीन ने 3 साल बाद एकदम नया दावा करके पूरी दुनिया में खलबली मचाने की कोशिश की। उसके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस इंसानों से शुरू हुआ हो, न कि जानवरों से, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना चीन के वुहान शहर की एक सी फूड मार्केट से फैला।
लेकिन चीन के वैज्ञानिक ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल उलट दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वुहान की जिस सी फूड मार्केट को कोरोना का ग्राउंड जीरो माना जाता है, वहां से लिए गए एक भी सैंपल में कोरोना पाया ही नहीं गया था। दावा किया गया कि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान सी फूड मार्केट से 1300 से ज्यादा डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें 457 जानवरों के सैंपल थे, लेकिन जब उन सैंपलों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई तो सारे के सारे सैंपल कोरोना नेगेटिव पाए गए। इसी आधार पर चीन के वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना वायरस वुहान की मार्केट में बेचे जा रहे मांस, मछली या जानवरों में नहीं, बल्कि वहां आए इंसानों से फैला होगा। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो चीन ही जाने, क्योंकि वो कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए अपने वहां दूसरे देशों को घुसने की इजाजत तो देता नहीं। WHO की रिसर्च टीम तक को उसने अब तक अहम डेटा नहीं दिया है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले उसने महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और महाराष्ट्र के पुणे से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि राजेश अगवाने नाम का यह आरोपी मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है और नशे की हालत में उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सीएम को उड़ाने की धमकी दी थी। उधर चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं, जिसमें पहली बार अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल होगा। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार दुनिया के घातक बॉम्बर में शुमार अमेरिका का B-1 भी अपनी ताकत दिखाएगा। ये बॉम्बर फिलीपींस के नजदीक बसे गुआम द्वीप से उड़ान भरकर 14 अप्रैल को भारत पहुंचेगा। अमेरिका का गुआम द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और वहां पर उसकी सेना का बहुत बड़ा अड्डा है। यही नहीं, अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस दुनिया भर में मौजूद हैं, उनमें गुआम द्वीप ही चीन के सबसे करीब है, जहां से उड़ान भरकर यह बॉम्बर भारत पहुंचेगा और फिर दोनों देश मिलकर अपनी सेना का दम दिखाएंगे। हालांकि इस मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में हो चुकी है, जहां भारतीय वायुसेना का अड्डा है। और सैन्य अभ्यास के पहले चरण के तहत वहां भारत और अमेरिका अपने कई दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में भी दोनों देश फिर से जुटेंगे, जहां अमेरिका अपने C-130 सुपर हरकुलीज और C-17 ग्लोब मास्टर को उतारेगा, जबकि भारत सुखोई, रफाल और तेजस लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करेगा। आगरा के अलावा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मौजूद वायुसेना के अड्डे पर भी इस मिलिट्री ड्रिल का दूसरा चरण आयोजित होगा, जिसमें सबकी नजरें B-1 बॉम्बर पर होगी, जो पहली बार भारत और अमेरिका के बीच किसी सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। अमेरिका का ये बॉम्बर 24 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने F-15 फाइटर जेट के साथ भी युद्ध का अभ्यास करेगा। यानी आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से चीन की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका का भी बड़ा दुश्मन है। और ताइवान के मुद्दे पर तो कभी भी अमेरिका के साथ उसकी जंग छिड़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने भी इस बार उसे सबक सिखाने की ठान ली है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के दिन अब लदने वाले हैं, जबकि भारत के साथ तो चीन की पुरानी दुश्मनी है। वो LAC पर कभी भी शांति से नहीं बैठता। चीन अक्सर वहां इस तरह हरकतें करता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाए, क्योंकि उसकी नजर भारत के कई इलाकों पर है। हालांकि वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। इसी चिढ़ की वजह से वो भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। लपक रहे हैं अंधेरे, हवा सुराग में है। लपक रहे हैं अंधेरे, हवा सुराग में है, ये देखना है कि कितना लहू चिराग में है। सौबात की एक बात कही शाहिद ने, किसी दलील से कायल ना होंगे दीवाने, जो बात दिल में बसी है वही दिमाग में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।